When metals are prolonged exposed to atmospheric condition, बाहर रखा जाए तो क्या होगा बोलो? दैट इज टेम्परेचर, मॉइस्चर, एसिडिटी, यही सब तो बाहर है। तो उससे क्या होगा? देन दीज आर स्लोली ईटन अप, वे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? एंड लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि जैसे पुल है या कोई आयरन बीम है तो इस पे यहाँ रखो तो ये उसका लोड ले सकती है कि नहीं? और कोयले पे रखो तो कोयला टूट जाएगा। दो सब्सटेंस विच कैन बियर टेंशन आर नोन एज टू हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे लोहे की चेन में कितने बड़े बड़े कार उठ जाती हैं तो उनमें टेंशन बियर कर सकती है कि नहीं? या पुल भी हैं, जो ब्रिजेस हैं, दे कैन बियर द लोड, दे कैन बियर द वेट ऑफ हैवी ट्रक्स, तो उनको टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फिर से समझिए कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब क्या है? That is when metals are prolonged exposed, बहुत समय तक prolonged exposed to atmospheric condition. For example, temperature, ठीक है, इसी तरीके से मॉइस्चर एंड एसिडिक कंडीशन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देन these are slowly eaten up, ये धीरे धीरे ईटन अप हो जाते हैं। क्या आपने रस्ट लगा हुआ आयरन देखा है? तो रस्टेड में धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ तो रह नहीं जाती, टूट जाएगा रस्टेड आयरन। तो देन these are slowly eaten up and lose their tensile strength, load bearing capacity. What does it mean by tensile strength? भार वहन करने की क्षमता वे खो देते हैं। टेंसाइल strength, that is load bearing capacity, ठीक है? It is called corrosion. When pure metals, अगर प्योर मेटल को तुमने रख दिया बाहर में, तो अगर Fe को रख दिया तो Fe के रखने के बाद एयर में एसिडिक कंडीशन तो वहां रहेगी, एटमॉस्फेयर में एसिड भी है, तो वो हम बाद में देख लेंगे कि CO2 एटमॉस्फेयर में है कि नहीं। तो उसकी वजह से और वाटर की वजह से इनकी प्रेजेंस में ही ऐसा होगा। क्या तुमको ये बात मालूम है कि जो H2O वाटर है और CO2 मिलकर दिव्या क्या बनाता है? बोलो बोलो उत्कर्ष। करेक्ट, H2CO3, यही सोडा है। जो पेप्सी में सोडा होता है ना, अगर इसमें पानी और लेमन डाल दो तो फिर वह जो कोई भी एक तरीके की पेप्सी फ्लेवर मिला दो, दिस इज कार्बोनिक एसिड। एंड इसी वजह से जो बिवरेज है, पेप्सी हुई, कोला हुआ, उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है। तो ये क्या बताइए? कार्बोनिक एसिड। क्या हवा में CO2 है और हवा में मॉइस्चर भी है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? बोलो कार्बोनिक एसिड। जैसे कि 1975 में मैनचेस्टर में, लंदन में इतना ज़्यादा वहाँ मिल से धुआं निकलता था कि वहाँ दिन में भी रात का नज़ारा रहता था। तो वहाँ के लोग फक्र से कहते थे हमारे यहाँ तो कभी दिन होता ही नहीं, ऐसे बोलते। और एक बार जब रेन हुई तो रेन के साथ यही कार्बोनिक एसिड ऐसा गिरा कि जितनी भी गाय थी, मवेशी थे, ऑल कैटल्स, उनके बाल निकल गए, स्किन डिसीज हो गई, सारे अच्छे अच्छे मार्बल के मॉन्यूमेंट सब धुल गए। एसिड से मार्बल पे पड़ेगा तो धुल जाएंगे, और वहाँ उसको एसिड रेन कहा गया। ऐसी एसिड रेन, सारी फसल खराब हो। तो हवा में CO2 है तो क्या हवा में एसिडिटी है? क्योंकि मॉइस्चर भी है, उसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। आप ऐसे देख लो ना सुजैन, क्या इसे 2H+ और CO3 2- नहीं कहोगे? तो H+ का होना ही तो एसिडिटी है। कहीं अगर H+ आ जाए तो एसिडिक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर हवा में
हम जानते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और बोलो H2O मिल जाए तो क्या हो, दैट इज HNO3। हवा में ऑक्सीजन भी है, तो अगर हम इन सबको देखेंगे तो ये बन जाएगा 2HNO3, ये बन जाएगा। देखो 6 है और 4 तो अच्छा इसमें हाफ लगा दो, बाकी बैलेंस कर लेंगे, बना कि नहीं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कौन सी गैस बन जाती है, बताओ इसका क्या नाम है? करेक्ट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अगर हवा में सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया तो बोलो कौन सा एसिड बनेगा? हवा में तो है, ऐड करके बताओ ना। H2 सारे ओ जोड़ो, बस ऐसे ऐसे सबको यहाँ भी जोड़ा था H2CO3, इन सबको जोड़ा था तो ये बना कि नहीं। तो ये क्या बन गया? H2SO4 का नाम बताइए रिया। मयन, सल्फ्यूरिक एसिड। और यदि मान लो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो तो क्या बनेगा? तो क्या हुआ इसका नाम, बोलो दिव्या। हाइड्रोजन सल्फाइड तो है, सल्फ्यूरस एसिड निक नेम भी है। कम है तो अस, ज्यादा है तो एक, तो इसका नाम क्या हुआ बोलो? H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सब हवा में, ये सब एसिडिक कंडीशन है क्योंकि हवा में ये सारी गैसेस हैं। तो जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एसिडिक कंडीशन, दीज आर एक्सपोज्ड टू एसिडिक कंडीशन, तो ये एसिड हैं और इनकी प्रेजेंस में मेटल ईटन अप होता है। क्या तुमको ये बात मालूम है या कभी तुमने ये बात देखी है कि जिंक को अगर तुम H2SO4 में डाल दो तो ये जिंक इसको रिप्लेस नहीं कर देगा, और क्या वो अपना नहीं बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। और अगर ZnSO4 तो एक वाटर सॉल्युबल है तो वो जिंक सल्फेट बनाएगा, पानी डालो वो लेयर धुल गई, फिर और बनाएगा वो धुल गई, तो धीरे धीरे जिंक खत्म हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? जैसे जैसे सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट्स तो वाटर सॉल्युबल होते हैं और हवा में ये सब है, हवा में ये है कि नहीं। और तुमको मालूम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेसेस कैटायन, तो क्या इन सभी में वो H नहीं है तो उनको रिप्लेस करके अपना सॉल्ट बना देगा। और सॉल्ट जितने भी यहाँ दिख रहे हैं क्या ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं? जब ऊपर एक लेयर सॉल्ट की बन गई वो धुल जाएगी, तो उतना उतना मेटल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? देन दीज आर स्लोली ईटन अप। जैसे Fe का देखो, Fe जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? Fe2O3। तो इसको 2 लिखो और इसको क्या लिखो? 3/2। देखो 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है, और इनको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 4Fe plus 3O2 in presence of these gives 2Fe2O3। इसको आयरन रस्ट कहेंगे। आयरन रस्ट का कलर ये होगा Fe2O3। पहले भी हम लोगों ने जब फेरस सल्फेट का देखा था तो ये देखा था कि नहीं, यही चीज बनती है कि नहीं, फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन से रेड ब्राउन कलर। इसका कैसा कलर है? रेड ब्राउन कलर का है। तो ये आयरन रस्ट को ही पीस कैसे भर दिया गया? आयरन के ऊपर इसी कलर का रहता है, दैट इज आयरन रस्ट। ऐसे ही अब और देखें, कॉपर में भी रस्ट लग जाती है, तो उसको कॉपर में भी रस्ट लग जाएगी, सिल्वर में भी रस्ट लग जाएगी, अलग अलग तरीके से रस्ट लगेगी। जरा देखें कि जैसे कॉपर के पेन है, इसके आगे की लेयर है तो इसमें ग्रीन रस्ट लग रही है। पहले ही बहुत चमकदार था और अब देखो ये कैसा ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि कॉपर के बर्तन को अगर आप बहुत दिनों तक एक्सपोज करेंगे, ये हमको हमारे ज़माने में मिला हुआ फर्स्ट प्राइज है, और आज इसकी यहाँ ये देखिए, तो ये ग्रीन रस्ट ऑफ कॉपर, कॉपर गेट टार्निश। क्या हो गया इसमें? टार्निश हो गया। तो जरा ये देख लीजिए इन सभी में क्या रस्ट लग गई है? अदरवाइज कितना शाइनी ब्राउन रस्टलेस होता है कॉपर, तो ये इस तरीके की ग्रीन रस्ट लग गई, कॉपर में लग जाएगी। जरा देखो, कोरोजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। बाकी के दूसरे के केसेस में, कॉपर के केस में हो तो टार्निश बोलना,
चांदी का चम्मच या चांदी की पायल काली पड़ जाए तो कहना चांदी टार्निश हो गई है, क्योंकि ऐसे में वो अपनी कोई खास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लूज करती। लेकिन आयरन का तो अगर जंग लग जाए तो वो तो पुल ही बेकार। बात समझ आई कि नहीं? हमारे यहाँ का जो कंडीशन है भारत का, वो हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब समझते हो? हम ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ये देख लीजिए, हम इंडिया कहाँ पे बताइए? क्या यहीं पर नहीं है? ये देखो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। तो हमारे यहाँ का आधा क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से 50 डिग्री तक वेरी करता है। तो ऐसे में इतनी ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हमारे यहाँ का 1/3 लोहा हम प्योरीफाई करते हैं। अब प्योरीफाई करते हैं, वो हम 1/3 लोहा कोरोडेड हो जा रहा है। और यूरोप जाके देखो, वो टेम्परेट में रहते हैं। तुमको ये बात मालूम है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और हम इसी के बीच में ही तो हैं। फिर इसके बाद का रीजन क्या हो जाता है? ये सब ट्रॉपिकल है, जहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन ना हो। वहाँ 0 से आप ये समझ लो 10 से -10 के बीच रहता है, -10 से 10। तो वहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं है यूरोप में। हमारे यहाँ 40 डिग्री का वेरिएशन। हम रशिया से जो जहाज़ खरीदते हैं, 20 साल में MiG-21 बेकार हो जाता है, MiG-29, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन है। हमने जो वहाँ से बॉम्ब खरीदे, उसमें से अंदर का मसाला ऊज आउट हो जाता है, बह जाता है। तो 20 साल से ज़्यादा उनकी शेल्फ लाइफ नहीं है। लेकिन वही अमेरिका और यूरोप देखो, नए का नया है, लग रहा है कल ही बना है यूरोप। वहाँ कभी रस्ट लगती ही नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ पर रहने वाले हैं टेम्परेट में या सब ट्रॉपिकल में या कोल्ड क्लाइमेट में, वहाँ रस्टिंग उतनी नहीं है, वहाँ टेम्परेचर की उतनी कंडीशन नहीं है। तो इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री हैं, और हम डेवलपिंग इसीलिए क्योंकि हमारे कोरोजन ज़्यादा। पुल बनाते हैं, घर बनाते हैं, 50 साल बाद टूटने लगता है। हमारे यहाँ का ब्रिज हर 50 साल में बनाया जाता है, कई बार तो बनाते बनाते टूट जाता है। जबकि वहाँ वो नए पुल इसलिए तोड़ के बनाते हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसी है वो, वहाँ फिर भी नया का नया। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इंडिया मोस्ट ऑफ द मेटल्स या स्ट्रेटेजिक मेटल, जो आयरन है क्या एक स्ट्रेटेजिक मेटल है, क्योंकि देश के टैंक हैं या ये सब स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। सो दे गेट कोरोडेड, हेंस वी आर डेवलपिंग कंट्री, इसलिए हम विकासशील देश हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो हमने आपको क्या बताया, बताइए। कोरोजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। देखो इस बात को, कोरोजन। So corrosion of iron is also known as rusting. अब ये देखो, कॉपर है, कॉपर में एटमॉस्फेयर से ये CO2 भी ले लेगा, और कॉपर एटमॉस्फेयर से वाटर भी ले लेगा। तो इसमें जो कॉपर पे बनेगा वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट। इसी को ग्रीन रस्ट कहते हैं। ये एक साथ फार्मूला है। कुछ कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और कुछ क्या बना लेंगे? कार्बोनेट। तो उस चीज को क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे पास ये रखा हुआ है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दैट इज ग्रीन रस्ट। ये रखा हुआ है, जो मैंने आपको पेन में दिखाया वही चीज यहाँ पे है। That is कॉपर सल्फेट है। ये ग्रीन डस्ट, पेन वाला ये कि नहीं? तो अगर उसमें से कॉपर के बर्तन को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए तो देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कि नहीं? कॉपर कार्बोनेट है, लेकिन फार्मूला यही है। आपको समझ में आ गई बात? तो दिस इज ग्रीन रस्ट ऑफ कॉपर। ओके, ग्रीन रस्ट कॉपर में जो लगा है पेन में वही इसमें है। सो दिस इज ग्रीन रस्ट। ओके, ना अब इसको हम लोग बैलेंस कर लें। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? H2 तो हो गया, O के बारे में देखो जरा। पहले तो 2 ये करो, O कितने यहाँ बताओ? 3 2 5 है, और यहाँ 2 3 O2 और टेक मत लगाओ ताशी। इतनी बात हो गई, ठीक है? सो
इसको कहेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट। फुल नाम क्या है इसका? कार्बो, दिस इज ग्रीन। So when copper is prolonged exposed to atmospheric condition, it get tarnished। ठीक है, ये tarnished जो भी आप बोलते हैं, तो कॉपर गेट tarnished, अपनी चमक खो देगा। That is जो भी कॉइनेज मेटल है या कॉपर का सिक्का है, तो धीरे धीरे तुमने देखा होगा कॉपर के सिक्के को क्या हो जाते हैं, अपना लश्चर खो देते हैं। सो द losing of luster of any metal is known as tarnishing। losing of, that is, कॉपर के वायर में मतलब वो नहीं अब कॉपर क्या है कि उसमें हम कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए उसमें लोड लटकाने के लिए तो काम में लाते नहीं है, तो इसलिए वो अपना लश्चर खो देगा, चमक खो देगा। अदरवाइज कॉपर कितना चमकदार होता है, लेकिन वो चमक खो देगा। अगर मैं इसको सिर्फ खोल के रख दूं छत पे, आप 1 महीने बाद देखोगे ग्रीन रस्टी बन जाएगा पूरा। है तो कॉपर कितना चमकदार, लेकिन यही क्या होगा कॉपर का फाइलिंग। तो और तीसरी चीज चांदी है। कभी तुम मेहरानगढ़ में गए हो तो वहाँ के जो गज रथ देखे होंगे, यहाँ वो सब चांदी के बने पर सब काले पड़ चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होगा बताइए कि जब सिल्वर है और वो सल्फर की कंडीशन में, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उससे रिएक्ट करे तो क्या होगा बताइए, ये Ag2S बना देगा। ओके, सो सिल्वर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर सल्फाइड। जरा देखें Ag की क्या वैलेंसी है और सल्फर की क्या है, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हुआ, सिल्वर सल्फाइड। नाउ दिस इज दिस ऑल, नाउ हियर इट कैन बी सेड दैट सिल्वर इज टार्निश्ड, सिल्वर टार्निश हो गया। क्या गोल्ड नहीं है, गोल्ड सबसे लास्ट है। अब गोल्ड को कौन रिप्लेस कर सकता, पार्टिकल ऑफ Au तो सबसे लास्ट में है, उसी को सब लोग रिप्लेस कर देते हैं, कहते हैं चलो अब तुम अपने नेचुरल फॉर्म में रहो, नेटिव फॉर्म में। तो ऐसे में गोल्ड किसको रिप्लेस करें, इसीलिए वो महंगा है। नाउ सी रस्टिंग ऑफ कॉपर, जो विक्टोरिया टर्मिनल बना हुआ है, जो कैनोपी बम्बई में दिखाई नहीं जाती बहुत से पिक्चरों में, बॉम्बे बीटी है, बॉम्बे CST, वो कॉपर की बनी, आज हरी हो चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की देवी, पूरी ग्रीन हो चुकी थी कॉपर की, अब देख लीजिए। सो रस्टिंग ऑफ कॉपर की इमेज में सब आ जाएगा। ये किस तरीके की है, लेट अस सी। आपको दिख रही है कि कैसा इसका रस्टिंग है? और इसी में देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसी हरी हो चुकी है। क्या वो ऐसी बनी थी कि कॉपर की बनी थी? तो कॉपर की बनी थी। अब ये देखो ये सब कैसी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देन एंड नाउ। तो हम इनको भी देख लें कि तब और अब कैसी थी। ये देन है और ये नाउ है, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनल देन एंड नाउ। तो ऐसा हर जगह जो मुंबई क्या है, मुंबई बीटी दिखाएगा, ये तो दिखाने के ऊपर है। उसकी जो कैनोपी है ये पूरा दिखा रहा है, बट कैनोपी देखो, कैनोपी ऑफ विक्टोरिया टर्मिनल, तो उसमें वो भी रस्टेड हो चुका है। ऊपर पे दिखाएगा, प्रॉपर्ली दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा कोई बात नहीं, जाके देख लें, वो हरी हो चुकी है। समझ आ रही बात कि नहीं? वहाँ देखने से पता चलता है, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया। अब देखो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की टार्निश देख लीजिए, वो भी चांदी का चम्मच है, सब कैसा काला पड़ गया, यही तो टार्निश है। अब कुछ लोग इसे रस्टिक सिल्वर कह के कहते हैं ये बड़ा एंटीक सिल्वर है,
और उसको आजकल महंगा करके बेचा जाता है, बट टार्निश तो है ही है। तो मेहरानगढ़ में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे काला पड़ा हुआ, ऐसे ही रखते हैं वहाँ पे। सो दिस इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये रस्टेड है, अदरवाइज ये शाइनी होना चाहिए। ओके, तो वी हैव सीन व्हाट डज इट मीन बाय कोरोजन। रिया रिपीट करो, व्हाट इज कोरोजन? Sir, when metal are exposed for prolonged in temperature, acidic atmosphere, then it loses its. रिया रिपीट। When metals are prolonged exposed at atmosphere, then they loses they slowly return up and losing their tensile strength and resistance. तीनों इक्वेशन Fe plus मैम बताइए, इक्वेशन बताइए। Fe plus O2 gives Fe2O3, Ag plus S gives Ag2S, Cu plus O2 plus CO2 plus H2O gives CuOH whole twice CuCO2. ठीक, अब देखिए, सो वी लूज our precious metal every year due to corrosion. So there should be some method of prevention. कुछ इसकी रोकथाम के उपाय भी होने चाहिए. So what are the different methods for prevention from corrosion? Preventive methods. Measures भी लिख सकते हो या methods. पहला, ग्रीसिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स। अगर तुम जो साइकिल चलाते हो और उसके मूविंग पार्ट्स में ग्रीस न लगाओ तो कभी ना कभी वो रस्टेड हो जाएगी, तो इसीलिए हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग कराते हैं कि नहीं। सो दैट इज ग्रीसिंग या ऑयलिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स। तो उससे क्या होगा, जब तुमने ग्रीस लगा दी तो क्या वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा? फिर तो नहीं आएगा ना। अगर ग्रीस लगा दो किसी चीज में तो उस मेटल और एटमॉस्फेयर के बीच में वो आइसोलेशन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकते हैं, पेंटिंग भी लगा सकते हो या फिर प्राइमर लगा सकते हो। प्राइमर आपको मालूम है, किसी किसी गेट में हमें पता नहीं चलता है कि अभी क्या कलर कराना है, नया नया घर बना के छोड़ दिया 10 साल पहले, तो रेड कलर का रेड ऑक्साइड प्राइमर आता है। तो ठीक है, तो प्राइमर भी लगा देते हैं, दैट इज PB3O4 या रेड ऑक्साइड उसको कहा जाता उससे क्या होता है? है। उससे क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। पेंटिंग एंड प्राइमर लगाने से क्या होता है, जरा ये बात देखो। सो इफ आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड, प्राइमरली वी आर कंसर्न्ड अबाउट आयरन ओनली, क्योंकि वही स्ट्रेटेजिक मेटल है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इफ आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड में चलिए कलर है, और कोटेड विथ प्राइमर, कोटेड विथ प्राइमर। प्राइमर में दो चीजें हैं, एक तो रेड ऑक्साइड है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, लेड क्रोमेट प्राइमर। जरा दोनों देखो, लेड क्रोमेट, येलो कलर का होता है। हाँ बहुत अच्छा, येलो प्राइमर भी तुम तो जानते हो, और रेड ऑक्साइड है तो प्राइमर। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए ये PbCrO4 ये लेड क्रोमेट प्राइमर है और रेड ऑक्साइड है, दैट इज Pb3O4। जरा ध्यान दो, ऐसा किया जाए तो हमने मान लीजिए मेरा एक आयरन का गेट है वो रस्टेड हो गया है,
तो रस्टेड होने का क्या मतलब तुम ये समझ रहे हो, Fe2O3 बन गया होगा क्या? अभी दिखाया तुमको डिब्बी में Fe2O3 लिखा है कि नहीं? तो यही रस्ट होता है। दिस इज रेड ब्राउन रस्ट। ये कौन सा रस्ट है बोलो? रेड ब्राउन रस्ट। और अगर मान लीजिए मैंने इस पर प्राइमर चढ़ा दिया तो पीबी है, उसमें पीबी है, आप इतना समझ लें, कंटेन्स लेड। इसमें क्या होगा बोलिए? कंटेन्स लेड। ज्यादा फार्मूले के चक्कर में ना पड़ो। और इसमें कंटेन्स क्रोमियम, कंटेन्स क्रोमियम। अब जरा बात करो, तुमने ये बात पढ़ी हुई है क्या कि लिकबा, सरनाका, मग, अल, मंजन, करफी, कड, कोनी, स्ट्रॉन्शियम, सन, पीबी, यहाँ तक काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए पीबी है या क्रोमियम ही ले लो, ठीक है कि नहीं? तो क्रोमियम क्या करेगा? कहेगा भाई हम तो आपसे ऊपर हैं और आप कहाँ से बना दी? ये रस्ट है, रस्ट से भी कह देगा चलो, क्या रस्ट को प्योर आयरन बना देगा? तो हाँ बना देगा, देख लो वो उससे ऊपर है। यहाँ देखो ना, क्रोमियम क्या कहेगा? हाउ यू आर डोनेटिंग योर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन आई एम सुपीरियर टू यू, आई एम मोर एक्टिव देन यू, हाउ यू कैन, यू जस्ट रिप्लेस, जस्ट गेट फ्री फ्रॉम हियर, आई विल डोनेट बिकॉज आई एम मोर एक्टिव। तो क्रोमियम खुद क्या बना देगा बोलो? CrO3 और Fe को फ्री कर देगा। रस्टेड आयरन को भी अच्छा करने की क्षमता रखता है। प्राइमर में ये मजबूती है, सड़े हुए गेट को भी मजबूत बना दे। बात समझ आ गई? तो दिस इज, बाकी कलर कराना चाहो तो उसमें पिगमेंट डाले जाते हैं, वो मिला के कट जाते हैं। तो वो कोलाइडेड सोल्यूशन ही है, मिलाया जाता है कि नहीं, नीचे रन पड़ेगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमर और पेंट? इसीलिए कहा जाता है उसमें लेड है। उसमें क्या चीज है बोलो? और लेड भी कितना ऊंचा है, कहीं पर भी आप देखिए नीचे है, लेकिन ये भी ना Fe3 को रिप्लेस करेगा, एक Fe2 को करता है, और उससे नीचे भी वो सन पी भा टू आई, तो फिर फे है कि नहीं, Fe3 को कर लेगा। आधा काम तो वो भी कर लेता है, नहीं कर लेता है। तो इस तरीके से लेड हो। इसीलिए कहते हैं जब पेंट का काम करो तो नाक में कपड़ा बांधो, क्योंकि लेड इट इज वेरी हार्मफुल, लेड हो या क्रोमियम। क्योंकि ये जो रोम है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे बट डाइड विद इन ए फ्यू ईयर। वो लोग लेड के बर्तन में पानी पीते थे, और लेड इतना हैवी मेटल, धीरे धीरे उनके शरीर में लेड चला गया, और जूलियस सीजर हो चाहे ऑगस्टस हो, इतने महान वेरियर्स, सब पूरा रोम मर गया लेड के बर्तन में पानी पीते। बात समझ में आई कि नहीं? लेड हमने आपको दिखाया भी होगा कितना भारी मेटल है, नहीं दिखाया? सो इस तरीके से लेड, ये देखो, तो इट इज ये है, ये लेड के डाइस भी बनते हैं ऐसे। ये लेड का डाई, ये देखो कितना भारी है, मुड़ भी जाएगा, इतना मोटा तो मोड़ो ही मुड़ जाएगा हाथ से। चलो समझ में आ गई बात? तो हमने क्या देखा बताओ? सेकंड पॉइंट, बाई पेंटिंग। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्रोमियम या लेड होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, रस्ट को फिर से आयरन बना देगा। ठीक है। और तीसरी चीज, कभी दिव्या तुम्हारे घर में नया मकान बना है, पापा ने कुछ कंस्ट्रक्शन जॉब कराया है, तो तुम उनके साथ वो सरिया लेने गई होगी, आयरन रॉड, तो वहाँ जहाँ गई होगी वहाँ पे आयरन की जो रॉड है वो तो बिल्डिंग में यूज होती है कि नहीं, उसमें वहाँ जो वर्कर है वो पोत रहे होते हैं जिंक, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। What does it mean by galvanization? Coating of zinc solution. Coating of zinc solution on iron article is known as galvanization. जरा उसको भी देखो क्यों किया जाता है? Coating of zinc solution. लिखो galvanization. Coating of जिंक सॉल्यूशन ओवर आयरन आर्टिकल। इससे क्या होगा? मान लीजिए Fe है, ठीक है, Fe2O3, और तुमने उस पर जिंक सॉल्यूशन कोट कर दिया तो क्या होने वाला है बताओ? क्या जिंक भी उससे ऊपर है?
चेक करो, जिंक ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा ताशी बताओ? तुम ही बता सकते हो, तुम ही सबसे तेज हो। हाँ बताइए। और अच्छा प्लस एफ पी, ठीक है कि नहीं? तो ZnO बना देगा और यहाँ 3 ले लो और यहाँ पर 2। ओके, सो जिंक कैन डिस्प्लेस, जिंक क्या कर सकता है? जिंक डिस्प्लेस कर देगा लाइट, तो इट इज वेरी हैवी मेटल, ठीक है कि नहीं? ये पूरा बैग है क्या? ये मुड़ सकता है, अगर इसको मोड़ो कि देखो ये मुड़ जाएगा, ये पूरा मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा, बोलना पड़ेगा तो ऐसा है, ये मेल्ट भी हो जाता है, ये देखो ऐसे है, खोल दिया ऐसे, मोमबत्ती में रखो टप 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 गिरेगा। जैसे कई लोग कहते नहीं अरे उसकी आंख, ये इसी लेड को ही तो शीशा कहते हैं, उसकी आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसको अंधा कर दिया जिससे कि वो ठीक मार सके। ऐसे खूब सुना है कि नहीं, न्यूज़पेपर में आता रहता है, ऐसे ही टप टप गिरा देते हैं, आंख फूट जाती है, फिर बच्चों से भीख मंगवाते हैं। यही तो शीशा कहलाता है, समझा? देखो कितने आसानी से बोल गया, पूरा सीधा कर दो। ओके, तो तीसरी चीज क्या बताई कोरोजन के लिए? पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, और तीसरी चीज गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर, किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रेंसिडिटी? रेंसिडिटी देखो, व्हेन ऑयली फूड आइटम्स, मान लो तुम चिप्स का पैकेट लेस खोल के रख दो, अगले दिन खाओ तो उसमें महक आने लगेगी। तो ऑयली फूड आइटम्स को अगर तुमने क्या किया, इफ ऑयली फूड आइटम्स आर exposed, ठीक है, to atmosphere, then after some time, ज्यादा थोड़े ही दिनों में, after some time, 3 or 4 days ही काफी है, after some time these smell foul, इसमें बदबू आने लगेगी, एंड टेस्ट बिटर, और खाने में कड़वे लगेंगे, एंड अनफिट टू ईट, अनफिट टू ईट, वो खाने लायक भी नहीं रह जाए। दीज फूड आर नाउ नोन एज रेंसिड, ऐसा बोला जाएगा कि अब ये रेंसिड हो गए हैं। दीज फूड items are known as rancid and this process is called rancidity। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो ऑयली फूड आइटम है, ऑयल को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, या जो भी कहते हो फॉर्मल्डिहाइड है। देखो कुछ इसको हम बाद में देख लेंगे, इसमें एक तरीके का बॉन्ड होता है, बस आप समझिए फॉर्मल्डिहाइड है। और बाद में जब ये रेंसिड होगा तो आप ये किस में बदल जाएगा? अभी हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ फॉर्मल्डिहाइड जाएगा, अभी दूसरा चौथा चैप्टर उसमें ये बात है। पर ये जान लो, जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल, वैसे ही एक ग्रुप होता है क्लोराइड ग्रुप होता है, वैसे फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप जिसमें ये लग जाए, जैसे मीथेन में लग गया तो ये फॉर्मल्डिहाइड, ये ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? और यही अगर इसको जरा ऑक्सीजन दे दो
तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3COOH क्या बन गया बताओ? विनेगर। क्या बन गया? तो ये फैटी एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे बताओ? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड। COOH ग्रुप कहीं पे लग जाए तो क्या कहेंगे? तो ये कह देना नाउ ऑयल्स आर, बुक में भी लिखा है, ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ड्यूरिंग रेंसिडिटी। ऑयल इज कन्वर्टेड, ऑयल एक फॉर्मल्डिहाइड है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, फॉर्मल्डिहाइड। ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, जितने बड़े बड़े तुम कहते हो वनीला खाएंगे, हम ये खाएंगे, वो सब फॉर्मल्डिहाइड है। और वो किसमें कन्वर्ट हो गए बताओ? इतने अच्छे महकने वाले तेल, these are now converted into फैटी तेल। Now it is converted into CH3COOH, जिसको आप क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। तो जो ऑयली आइटम है फिर वो बदबू देने लगते हैं। ये हमारे पास विनेगर, यही एसिटिक एसिड, फैटी एसिड है। तो रैंसिड आइटम फिर ऐसा स्मेल करेगा। दिस इज विनेगर। क्या लिखा है इसमें? विनेगर। अरे इसको लोग चाउमीन में डलवा के शौक से खाते हैं, यही तो विनेगर है। बोलते नहीं उसमें विनेगर कम डाला, मजा नहीं आया, बोलते नहीं हम, या सिरका भी कहते हैं। इसी में वो छेद करके चाउमीन में जरूर डालेगा जब भी चाउमीन, यही है, खूब बिकता है सब जगह। आप लोग भी घर में बनाते तो डाल दें, ये तो एडिबल है, सबके घर में होता है। तो हमने क्या लिख दिया बताइए? जो रेंसिडिटी, ड्यूरिंग रेंसिडिटी ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू, यही है विनेगर। तो ऐसा खाना खाने लायक होगा क्या? नहीं होगा। सो ऑयल इज कन्वर्टेड, चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड ना भी लिखो लेकिन फैटी एसिड वर्ड तो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड किसे बदल गया? COOH ग्रुप को फैटी एसिड कहते हैं। आप ये देख लो, C3H7 COOH, ये अमूल बटर का फार्मूला है। तो ब्यूटाइरिक एसिड तो फैट है, इसीलिए तो इसका नाम फैटी एसिड है। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, वो सब हम लोग वहाँ देखेंगे। इसको फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कैसा है बताओ? फैटी एसिड ग्रुप। समझ में आ गई बात? तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस ग्रुप के सभी लोग फैटी होते हैं। तो इसलिए बहुत तेल है, तेल होने की वजह से इसको फैटी एसिड से। अगर तेल कड़वा हो जाए, तेल मीठा है तो फॉर्मल्डिहाइड है, और तेल कड़वा हो जाए तो फैटी एसिड है। एसिड हमेशा कड़वा होगा कि नहीं? यही बात समझ आ गई कि नहीं? खुला तेल भी नहीं रखते हैं, वो खराब हो जाएगा, उसमें तेल को ढक के रखते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से ड्यूरिंग रेंसिडिटी ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा? सेंटेंस पूरा करो हमारे। फैटी एसिड, वही बिटर है, which tastes bitter and smells foul and unfit to eat. Such items are known as rancid and the process is known as rancidity. कुछ बातें चंद्रशेखर बताओ रेंसिडिटी के बारे में। तो कोई भी चीज जब दो ना तो थाली में अच्छे से सजा के दो, ऐसा बताओ कि इम्पैक्ट पड़ जाए। कल कोई इंटरव्यू देने जाओगे, ऐसा बताओ कि लोग जाने भाई चंद्रशेखर, हाँ शंकर जी की जब बारात निकली थी तो खूब सज धज के निकले, तो उनके उस रूप को चंद्रशेखर कहा जाता है। Some time they will taste bitter and have a foul smell, and then during this oil is converted into fatty acid. एक और पूछेंगे, त्रिशु बोलो।
is smell when acidity इतना ठीक रहेगा। दर्शी आप बोलो। बुलेट आ गया। चलो taste bitter and smell सही। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा बोलो? कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। फैटी एसिड की तुमने स्मेल देख ली। वैसे ही अमूल बटर खुला रख दो ना तो नया मक्खन अमूल का इतना मीठा होता है 4 दिन में कड़वा हो जाएगा। तुम कह दो अरे ये फैटी एसिड। शुरू में क्या ये ब्यूटाइल CHO था जब खरीद के लाए, और 4 दिन रख दो कड़वा हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये कड़वा अमूल बटर, इसका ग्रुप समझ आया? नहीं नया नया लाओगे तो C3H7CHO और 4 दिन रख दो तो C OH। बोलो बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि रेंसिडिटी भी अच्छी नहीं है। हमें भी, हमको तो हर एक चीज को ऑक्सीडेशन से बचाना है। जैसे हमने देखा कोरोजन क्या है? व्हेन अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इज डिपॉजिटेड ओवर मेटल, देन दिस इज कॉल्ड कोरोजन। अगर कोई कुछ भी ना लिखना चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो इतना तो लिख सकता है। इफ प्योर मेटल्स आर एक्सपोज्ड इन एयर, देन a layer of oxide, sulfide, carbonate और कॉपर के केस में हाइड्रोक्साइड भी था क्या? ठीक है, is deposited over it या formed over it, उसके ऊपर क्या हो जाएगी? Formed over it, and this is known as corrosion. During this process, इस प्रोसेस में क्या होगा? मेटल lose their tensile strength, they lose their luster, वे अपनी चमक खो देंगे। यही सब होगा कि नहीं? So ये हमारी बुक में लिखा है कि एवरी ईयर वी लूज लॉस ऑफ कितने टन्स ऑफ मेटल। क्या लिखा है? दैट इज हर साल, इसलिए ये अच्छा नहीं है। ये लिखा है कि नहीं? एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस इट। अंडरग्राउंड पाइप को तो उनका रस नहीं लगता है सब भी बदलने पड़ते हैं, घरों में पाइपलाइन बदलनी पड़ती है। हमारे यहाँ की जितनी वो GI पाइप थी अभी पिछले साल अंदर ही अंदर सब फट गई, और फिर 50,000 रुपये लगा के फिर पतला नींव भी गिर जाती, घर भी गिर जाता। तो सब ऐसे ही हो रहा है कोरोजन से। तो हर साल उसी से फिर घर की कीमत घट जाती है। अब जरा देखिए, नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम रेंसिडिटी। आप ऑयली फूड आइटम से कैसे बचाओगे उनको रेंसिड होने से? सही है। या उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, हल्दी और ये सब डाल दो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑक्सीजन से उसको नहीं रिएक्ट करने देती, खुद रिएक्ट कर जाती है। तो यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जरा देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं, अभी बता दे रहे हैं। वो खुद वो भी होगा। लेट अस सी नेम ऑफ सम एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कुछ घर में भी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिला के रख देते हैं, तो उससे भी बच जाएगा। अचार है, इन सबको ये बीटा कैरोटीन एंड अदर सेलेनियम, ये कुछ ना कुछ है लाइक। तो कुछ ये बाजार में ही मिलते हैं, ऐसे घर में तो नहीं है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई की तो टैबलेट तुम लोगों को मालूम है ना, इतनी छोटी छोटी कैप्सूल आती है विटामिन ई, उसको चेहरे पे लगा लेते हैं, बाल में लगा लेते हैं। ये तो हर जगह इनके यहाँ भी, महेश के यहाँ भी मिलती है, नीचे भी मिलती है विटामिन। तो विटामिन ई ऐसा इन सबको यूज़ करेंगे तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑयल को ख़राब नहीं होने देता है। समझ में आई बात? तो यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या करेंगे? इसके बारे में ज़्यादा लिखना नहीं, बस ऐसा है, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। ज़्यादा ना लिखो, दीज प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। ये ऑयल को इनर्ट बना देते हैं, उसकी जो रिएक्टिविटी घटा देते हैं। और इस वजह से दूसरी चीज क्या है? कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। अगर तुमने अचार को खुला नहीं छोड़ा है, उसको अच्छे से बंद करके रखा है, तो उससे क्या होगा? ऐसा भी किया जा सकता है, ऑक्सीजन का उससे संपर्क ही नहीं होगा,
तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, एयर टाइट कंटेनर। तीसरा, ये जो भी रिएक्शन होती है इनको टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो अमन ने क्या बताया कि रेफ्रिजरेटर में रख दो, अगर माइनस में रखा रहेगा तो अपने आप ही रिएक्ट नहीं करेगा। सो कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। और दूसरी चौथी चीज क्या है? फ्लशिंग विद नाइट्रोजन। जब लेस का पैकेट ये करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब इसमें N2 डाली जाएगी खूब सारी तो क्या O2 बाहर निकल जाएगी? जब बहुत सारी N2 डालोगे तो सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा। और N2 ऐसी गैस है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसको 981 किलो कैलोरी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जिसे कोई नहीं तोड़ पाता है। इवन बहुत जो हम राइजोबियम और कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास, वही इसको तोड़ पाते हैं। तो इसलिए वातावरण में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है बोलो? नाइट्रोजन की है, 79% या 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये इनर्ट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको कोई तोड़ ही नहीं पाए। जैसे हमने बताया ना, समुद्र में NaCl सबसे ज्यादा है, अच्छा बॉन्ड है। वैसे वातावरण में सबसे इनर्ट कौन है? नाइट्रोजन। तो अगर मैंने नाइट्रोजन भर दी तो वो क्या ऑयल से रिएक्ट करेगी? रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो हमारा आइटम बिल्कुल चिप्स खोलोगी लेस तो फ्रेश पाओगी, है बात कि नहीं? तो इस तरीके से दैट इज चौथा पॉइंट हमारा क्या हुआ बोलो? फ्लशिंग विद नाइट्रोजन। फ्लशिंग विद, तो इसलिए कोई पैकेट ऐसा हो जिसमें छेद हो तो वो नहीं खरीदना, बिल्कुल जो फूला फूला पैकेट हो ऊपर से, चाहे 4 ही चिप्स हों लेकिन फ्लश तो होना चाहिए ना। फ्लशिंग विद, तो नाइट्रोजन कैसे बताइए? इज इनर्ट इन नेचर, सो व्हेन इट इज फ्लश्ड, किसके साथ बोलो? इन चिप्स पैकेट या ऑयली फूड आइटम्स, इन चिप्स पैकेट, देन O2 is expelled out। क्या O2 चली जाएगी? Expelled out, and food items remain fresh until opened। Food items या oily items remain fresh until opened। काशी एक और बताओ जो बिल्कुल रेगुलर लिया जाता है, बताओ जरा। हाँ दिव्या, वैक्यूम पैकिंग, हवा ही निकाल दो। ऐसा तुमने देखा नट रहते हैं बिल्कुल हवा ही नहीं रहती। जब हवा ही नहीं रहेगी तो रिएक्ट क्या कोई चीज़ किसी? अखरोट की पैकिंग देखी है तो उसमें क्या, अखरोट भी कड़वे हो जाते हैं खुले में रखो। अगर ऐसे कोई भी चीज़ है, काजू अखरोट बादाम, उसमें तेल रहता है ना, तो वैसे बादाम कड़वा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बादाम में विटामिन ई है, बादाम बहुत समय तक नहीं होता। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है वहाँ लिखा है, इसलिए बादाम जल्दी कड़वा नहीं होता, मीठा ही बना रहता है। तो फिर भी 5th पॉइंट क्या हुआ हमें बोलिए? वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम, चलो वैक्यूम पैकिंग। So if during packing air is expelled out and it is sealed under vacuum, ठीक है, then oxidation of oil does not occur। इससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंड नो फैटी एसिड विल बी फॉर्म, इससे कोई फैटी एसिड भी नहीं बनेगा। फैटी एसिड में COOH ग्रुप होता है, विल बी फॉर्म, तो उसका टेस्ट भी ठीक रहेगा।
define corrosion and write 3 chemical equations for it. Define rancidity. And its preventive methods. सर ये लास्ट पे दो एक्सप्लेन कर क्या चीज? ये फ्लशिंग एंड फ्लशिंग विद N2 का लिख देना, ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। During refining of silver, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर करते हैं हम, इसको किससे ले लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन है, तो अगर मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है और इसकी रिफाइनिंग करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का हमने आपको सलूशन दिखाया भी था एक बार, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, ये है सिल्वर नाइट्रेट। देखो थोड़ा सा लिया है तो भी काफी महंगा है, ओके। तो हम इसमें क्या मिलाएं कि सिल्वर अलग हो जाए? मतलब सिल्वर से ऊपर वाला मिलाएं एक्टिविटी सीरीज में कि सिल्वर से नीचे वाला? सिल्वर से ऊपर वाला। चलो सिल्वर से ऊपर वाला वो कह रहा है इसमें कॉपर के पैलेट्स डाल दो। कॉपर के छीलन आपको दिखाई थे ना, फाइलिंग्स, तो अगर वो मैं इसमें डाल दूं तो कुछ होगा कि नहीं होगा? सर होगा। क्या होगा बताओ? सर कॉपर सीयू जो है वो एजी को डिस्प्लेस कर देगा। कर देगा। तो बीइंग कॉपर, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये कैसा होगा? कलरलेस। कलरलेस। और कॉपर जब इससे रिएक्ट करेगा तो बोलो त्रिशु क्या बनाएगा? सर CuNO3 होल ट्वाइस। बहुत अच्छा। और उसका कलर भी बताओ, बताओ तो आइडिया दो। कॉपर का तुमको क्लोराइड दिखा दिया, सब तो हरे हरे हैं, ये देखो कॉपर का क्लोराइड है, कॉपर का कार्बोनेट दिखा दिया। सर ग्रीन, ग्रीन ब्लू है, आप ब्लू ग्रीन ब्लाइंडली बोलो क्योंकि कॉपर आयन की वजह से है ना ये सब, तो दैट इज, तो ये चीज हो जाएगी। सो ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर क्या होता होगा कि कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव रिप्लेस डिस्प्लेस कर देगा और Ag आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? और इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 2 है तो इस पे 2 लगा दें क्योंकि नाइट्रेट 2 है ना, और यहाँ 2 हो जाएगा। और भी कुछ बैलेंस करना है, हो गया ना? राइट डाउन द रिएक्शन इनवर्ट, सिर्फ इतना बोला गया लेकिन फिर भी लिख लो। तो ये ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन हो गया और यहाँ पर लिख दीजिए एक्वियस, ये कैसा है? एक्वियस हो गया। तो लिख लो इतना और लिख लेना, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर displaces silver from its salt solution, ठीक है। Hence pure silver can be obtained, और इसीलिए हमें सिल्वर मिल जाता है। रिफाइनिंग का क्या मतलब समझ लीजिए? शुद्धिकरण, एनीथिंग प्योरीफाइंग। रिफाइनिंग का क्या मतलब है? प्योरीफाइंग। सो प्योर सिल्वर कैन बी ऑब्टेन्ड। रिफाइनिंग का मतलब है प्योरीफाइंग। Pure silver can be obtained
अच्छा, दो चीजें होती हैं जब हम अभी थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना। मेटलर्जी का क्या मतलब है बोलो? मेटलर्जी, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जब जमीन से तुम निकालोगे तो तुम्हें लोहा प्योर तो नहीं मिल जाएगा, उसका कोई कंपाउंड मिलेगा, उसमें से प्योर करना होगा कि नहीं? तो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर के समय में क्या ये रिफाइनिंग है? नहीं, ये रिफाइनिंग नहीं, ये एक्सट्रैक्शन है। जब मेटलर्जी में दो प्रोसेस होते हैं, एक उसमें से एक्सट्रैक्ट करो। अब जब ये सिल्वर मिला, ये 99% की प्योर है, अभी प्योर नहीं हुआ, तो अब उसके बाद फिर रिफाइन करेंगे 100%, उसका दूसरा प्रोसेस है, वो थर्ड चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन जब मेटलर्जी करोगी, कोई मेटल प्राप्त करना है ना, तो पहले एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, उसे अलग तो करो, और जब अलग हो जाए तो 100% प्योरीफाई करो। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, कैथोड एनोड, समझ में आ गई? तो ये प्रोसेस रिफाइनिंग नहीं है, ये क्या है बोलो? एक्सट्रैक्शन, धात्विक निष्कर्षण, उसमें से निकाल लेना और फिर शुद्धिकरण बाद में। तो ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का है। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर, हाँ बोलो। सर वो प्योर के बाद क्या लिखा है? प्योर सिल्वर कैन बी ऑब्टेन, उससे क्या मिलेगा? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सुजैन रिपीट करो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? During double displacement reaction, when one of the solution is formed is insoluble in water, it either settles down. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नाउ 16th क्वेश्चन में गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या बता देंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो दिशिता बोलो, तब उसे क्या कहोगी? ऐसे मिसगाइड मत करो। गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या कहोगी? ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन। ठीक है। अगला देखो 17th क्वेश्चन देखिए, 15 16 मैंने कवर कर दिया है। 17 देखो, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, कोई X है और उसको मैंने हीटिंग इन एयर, हीटिंग इन एयर का मतलब कहीं O2 तो नहीं है, और शाइनी ब्राउन लस्ट्रस था, उसको ऐसे गर्म किया हवा में तो काला पड़ गया। बताओ कौन सा मेटल होगा? कॉपर रहा होगा। कॉपर ही तो क्या बना देता है चंद्रशेखर, बताइए? CO बना देता है कि नहीं, ब्लैक कलर का। इसका आपके डायग्राम भी बना हुआ है बुक में, तो इसलिए क्या लिख देंगे? Cu+O2 ऑन हीटिंग का भी ये दिखाना सिंबल, तो ये बन गया, ओके। और इसको लिख दो ब्लैक, इसके नीचे लिखो X। अब जो पूछ रहा है लिख दीजिए कि X इज कॉपर मेटल and black colored compound formed is copper 2 भी लिखना है, या इसका दूसरा नाम बताओ हमें, बताओ। ठीक है ना, 2 की वैलेंसी है। अगला देखिए, रिया, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? Yes, if we apply paint on iron articles, then it isolate matter from atmospheric condition. इसको isolate कर देता है. So it acts as a barrier between metal and atmospheric conditions. Hence, metal is prevented from corrosion. इसको लिखो. So when we apply paint, when we apply paint on it acts as barrier between metal and atmospheric condition. That it isolates
अलग कर देता है। मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेयर में ही तो वो सारी गैसेस हैं जो उससे रिएक्ट करती हैं, चाहे CO2 हो चाहे O2 हो, सब वही तो लिया था एटमॉस्फेयर से, ठीक है। सो इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन, अब देखो 19 ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट इन नेचर। When oily food containing packets is flushed with it, it results removal of, बहुत ज्यादा इसमें डाला जाता है तभी तो ऑक्सीजन निकल जाती है, रिमूवल ऑफ O2। सो फूड आइटम डज नॉट बिकम rancid। Rancid and remain fresh until opened। बाकी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। नाउ थोड़ा आपसे करवाएंगे, दैट इज 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन एंड प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ कोरोजन। गैल्वेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलो।